दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्थापना पर चर्चा करूंगा, जो आपके एलएलबी की परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को प्रस्थापना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। दोस्तों, प्रस्थापना को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2A यानी 2 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है। सेक्शन 2A When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to abstaining the assent of that other to such act or abstains make a proposal। दोस्तों, जब हम अपने मन की इच्छा को दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति उस बात को स्वीकार कर ले, तो इसे ही प्रस्थापना करना कहते हैं। जैसे प्रपोजल, इसकी अंग्रेजी है प्रस्थापना की अंग्रेजी प्रपोजल है। प्रपोजल प्रपोज शब्द से बना हुआ है। जैसे हम लोग प्रपोज करते हैं तो गुलाब का फूल किसी को देते हैं और हमारी इच्छा ये होती है कि हम जिसे गुलाब का फूल दे रहे हैं वो उसे स्वीकार कर ले। वो चाहे स्वीकार करे या न करे, इसे प्रस्थापना कहा जाएगा। अब प्रस्थापना के आवश्यक तत्व क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे उसके, तो प्रस्थापना के लिए व्यक्ति का होना जरूरी है, प्रस्थापना की संसूचना होनी जरूरी है, प्रस्थापना का उद्देश्य होना जरूरी है, प्रस्थापना विधिक संबंध बनाने के आशय से किया जाना चाहिए, प्रस्थापना निश्चित होना चाहिए। यानी एजेंटियल एलिमेंट्स क्या हैं? पर्सन, नोटिस ऑफ प्रपोजल, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजल, इंटेंशन फॉर्मिंग लीगल रिलेशन, सर्टेनिटी ऑफ प्रपोजल। अब एक एक कर हम लोग एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्ति, यानी प्रस्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक वचनदाता प्रोमीजर और दूसरा वचनग्रहीता प्रोमीजी। वचनदाता और वचनग्रहीता को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2C यानी 2 में परिभाषित किया गया है। प्रोमीजर किसे कहेंगे, यानी वचनदाता किसे कहेंगे? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमीजर। यानी जो व्यक्ति दूसरे को वचन देता है उसे वचनदाता कहा जाता है। यानी अगर आपने गुलाब का फूल किसी को दिया ताकि वो इसलिए दिया कि वो स्वीकार कर ले, तो आप वचनदाता हैं। अब वचनग्रहीता किसे कहेंगे, प्रोमीजी किसे कहेंगे? द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमीजी। यानी कि वह व्यक्ति जो आपके प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है उसे वचनग्रहीता कहा जाता है। नंबर 2 है प्रस्थापना की
संसूचना यानी नोटिस ऑफ प्रपोजल। देखिए, प्रस्तावना जो होती है वो केवल मन में रखने से, प्रपोजल को मन में रखने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, उसे दूसरे तक पहुंचाना होगा। यानी नोटिस ऑफ प्रपोजल का होना जरूरी है। नोटिस ऑफ प्रपोजल कैसे होगा, अपनी बात दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 3 में बताया गया है कि एक व्यक्ति किसी काम को करके या किसी काम को न करके अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकता है। जैसे आप सीधे सीधे कहते हैं हमें रसगुल्ले खाने, तो इससे भी हम जान जाएंगे कि आपकी इच्छा है रसगुल्ले खाने की। और जनरली होता क्या है कि अगर पत्नी को साड़ी खरीदनी है और पति पूछता है साड़ी चाहिए, तो पत्नी कहती नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं खरीदना चाहती, वो नकारात्मक तरीके से हाँ का जवाब दे रही। यानी कहने का मतलब यह है कि काम को करके भी अपनी बात को जाहिर किया जा सकता है और काम को न करके भी अपनी बात को जाहिर किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 में बताया गया है कि किसी कार्य या कार्य के लोप से नोटिस ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्तावना की संसूचना दी जा सकती है। सेक्शन 9 में, धारा 9 में बताया गया है कि प्रस्तावना 2 प्रकार से की जा सकती है। एक बोलकर, एक होता है वो पहला जो होता है वो अभिव्यक्त प्रस्तावना होता है, एक्सप्रेस प्रपोजल होता है, और दूसरा इम्प्लाइड प्रपोजल होता है। जो एक्सप्रेस प्रपोजल होता है यानी अभिव्यक्त प्रस्तावना, यह बोलकर या लिखकर की जाती है। वहीं जो प्रस्तावना है इम्प्लाइड प्रपोजल, वो आचरण के माध्यम से की जाती है। एक केस आया था अपरान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पावेल। इस केस में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति के खेत में आग लग गई थी और उसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड द्वारा आकर आग बुझा दी गई। लेकिन बाद में पता चला कि प्रतिवादी जो व्यक्ति था जिसने खेत बुझाने के लिए बुलाया था, तो वो जो फायर ब्रिगेड था वो निःशुल्क क्षेत्र का नहीं था, वो दूसरे क्षेत्र का था। उस क्षेत्र में उसे निःशुल्क आग बुझाने की सेवा नहीं देनी थी। उसके द्वारा जो किसान था उससे पैसे की मांग की गई। न्यायालय ने कहा ये इम्प्लाइड प्रपोजल था कि आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया, दूसरे क्षेत्र के फायर ब्रिगेड को बुलाया और उसने आकर आपके खेत को बुझाया, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ऐसी प्रस्तावना कब पूर्ण हो जाती है? नोटिस व्हेन कंप्लीटेड, यानी जब आप दूसरे को नोटिस देते हैं, प्रस्तावना पूरी कब हो जाती है? तो प्रस्तावना तब पूरी हो जाती है, सेक्शन 4 में, धारा 4 में दी गई है कि प्रस्तावना तब पूरी हो जाती है जब जिससे कि प्रस्तावना की गई है उसके ज्ञान में आ जाए। यानी आपने गुलाब दिया और सामने वाले को पता चल गया कि आप गुलाब दे रहे हैं, तो आपकी प्रस्तावना पूरी हो गई। अगर आप उस व्यक्ति को पता नहीं चला कि आप गुलाब दे रहे हैं, तब तक प्रस्तावना पूरी नहीं होती। एक केस आया लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। इस केस में हुआ क्या था कि जो प्रतिवादी था उसका भतीजा खो गया था। उसने अपने मुनीम को भतीजा को ढूंढने के लिए भेजा और मुनीम जी भतीजा को ढूंढने के लिए गए। उसने पर्चे बंटवाए। पर्चे में लिखा था कि जो भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको 501 रुपये दिया जाएगा। मुनीम जी भतीजा को ढूंढ कर लाए, तब उनको पता चला 501 रुपये का इनाम भी रखा गया है। उन्होंने 501 रुपये के इनाम की मांग की। चूँकि उनको पहले से इस प्रस्तावना के बारे में पता नहीं था
और जब प्रस्थापना के बारे में पता नहीं था तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए न्यायालय ने कहा कि मुनीम जी 501 रुपये पाने के हकदार नहीं थे। अगला है प्रस्थापना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल। ये ध्यान रहे कि प्रस्थापना का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अगर प्रस्थापना का उचित उद्देश्य नहीं है तो वह प्रस्थापना विधिक प्रस्थापना नहीं मानी जाएगी, लीगल प्रपोजल नहीं माना जाएगा। और प्रस्थापना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में धारा 23 में बताया गया है। धारा 23 में बताया गया है कि प्रस्थापना का जो उद्देश्य है विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होना चाहिए, विधिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, शरीर या संपत्ति को क्षतिकारित करने वाला नहीं होना चाहिए, अनैतिक एवं लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल है वो फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, फ्रॉडुलेंट, इंजरी टू द पर्सन आर प्रॉपर्टी, इमोरल आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। यानी कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो प्रस्थापना का उद्देश्य विधिक नहीं माना जाएगा, लीगल प्रपोजल नहीं माना जाएगा। अगला है विधिक संबंध बनाने का आशय, इंटेंशन फॉर्मिंग लीगल रिलेशन। ध्यान रहे केवल प्रस्थापना करने से नहीं मतलब होता है, उस आपको विधिक संबंध बनाने का आशय भी होना चाहिए। विधिक संबंध बनाने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति इस बात को जानता हो कि अगर दूसरा व्यक्ति उस संविदा को या उस करार को पूरा नहीं करेगा तो वह न्यायालय के माध्यम से उसे पूरा कराएगा। अगर सामान्य बातचीत के माध्यम से या बोलचाल के माध्यम से या हंसी मजाक में कोई प्रस्थापना करता है, दूसरा स्वीकार कर लेता है, तो वो उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। यानी ऐसी प्रस्थापना जिसे मानने के लिए दूसरा व्यक्ति बाध्य हो और उसे बाध्य करवाया जा सके न्यायालय के माध्यम से, तो ऐसे प्रस्थापना के द्वारा विधिक संबंध बनाए जा सकते हैं। तो प्रस्थापना विधिक संबंध बनाए जाने के आशय से किया जाना चाहिए। केस आया था वल्फर बनाम वल्फर। इस केस में हुआ क्या था कि पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते थे और वो दोनों लोग घूमने गए थे। वहाँ जाने पर दूसरे देश में घूमने गए थे और वहाँ जाने पर पत्नी बीमार हो गई। पति पत्नी को वहीं छोड़कर और उससे ये कह के कि तुम यहीं दवा लेती रहो और स्वस्थ हो जाओ, तो वापस आना, तुम्हारे खर्चे हम भेजते रहेंगे। जब अपने देश वापस आया तो बाद में दोनों के बीच तकरार हो गई और पति पैसा भेजना बंद कर दिया। पत्नी द्वारा न्यायालय में वाद लाया गया। न्यायालय ने निर्णित किया कि दोनों के बीच विधिक संबंध बनाने के आशय से संविदा नहीं की गई थी, क्योंकि पति उस समय इस बात को नहीं सोचता था कि अगर हम पैसे देना बंद कर देंगे तो पत्नी न्यायालय में जाएगी, या पत्नी भी नहीं इस बात को उस समय सोच रही थी कि अगर पति पैसा देना बंद कर देगा तो हम न्यायालय के माध्यम से उससे पैसा प्राप्त करेंगे। अगला केस आया मैग्रेगर बनाम मैग्रेगर। इसमें पति और पत्नी के बीच पहले से अच्छे संबंध नहीं थे। पति पत्नी पर फौजदारी मुकदमा लाया था और पत्नी पति के नाम से उधार ले रही थी, दूसरे लोगों से जाके पति के नाम पे उधार ले लेती थी। इससे पति परेशान हो गया और दोनों के बीच एक संविदा हुई। पति ने कहा कि हम मुकदमा वापस ले लेंगे और
तुम क्या करो कि मेरे नाम से उधार लेना बंद कर दो। पति ने मुकदमा तो वापस ले लिया, लेकिन पत्नी उधार लेने का काम करती रही। न्यायालय ने निर्णय किया कि यहाँ दोनों पहले से अच्छे संबंध में नहीं थे, तो पहले से जानते थे कि एक व्यक्ति अगर संविदा को पूरा नहीं करेगा तो दूसरा न्यायालय के माध्यम से उसे पूरा कराएगा, इसलिए यहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय था। अगला मामला है सिम्पकिन बनाम पेश। इस मामले में ये हुआ कि एक माँ बेटी थी और बेटी की सहेली थी। ये तीनों एक कमरे में रहते थे और तीनों क्या करते थे, हर सप्ताह क्रॉस वर्ड नाम का एक फार्म भरा करते थे। लॉटरी था वो, उसका फार्म भरा करते थे और उसमें से फार्म के पैसे तीनों में से किसी के द्वारा दे दिया जाता था और फार्म हमेशा माँ के नाम से ही भरा जाता था। एक बार क्या हुआ कि उनकी लॉटरी लग गई और लॉटरी लगने के बाद जो पैसे मिले उसको तीनों में बराबर बराबर बांटने से मना कर दिया गया। इसके बाद जो सहेली थी उसने न्यायालय में वाद लाया और न्यायालय से आग्रह किया कि जो पैसे मिले हैं उसको भी एक भाग, 3 भाग में से एक भाग मिलना चाहिए। न्यायालय ने निर्णय किया कि तीनों के बीच विधिक संबंध बनाने का आशय था और पैसे के 3 भाग करके एक भाग सहेली को भी दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो है प्रस्थापना की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ प्रपोजल। ध्यान रहे प्रस्थापना निश्चित होना चाहिए। अगर प्रस्थापना अनिश्चित है तो किया गया करार शून्य होगा। इसे भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 29 में बताया गया है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वाइड। अर्थात वे करार जिनके अर्थ निश्चित नहीं हैं या अर्थ निश्चित नहीं किए जा सकते हैं, वे करार शून्य होते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो एक व्यक्ति है, वो 100 टन तेल बेचने का करार करता है। तेल किस चीज़ का होगा इसके बारे में वो नहीं बताता है कि वो पेट्रोल होगा कि डीजल होगा कि सरसों का होगा कि आलमंड का होगा, इसके बारे में नहीं बताता है। तो ऐसा जो करार है वो शून्य होगा, अनिश्चित होने के कारण शून्य होगा। केस आया गोल्ड बनाम गोल्ड। इस केस में हुआ क्या कि तलाक हो रहा था पति और पत्नी के बीच और पति पत्नी को भरण पोषण के रूप में 15 पाउंड देने का वचन दिया और उसने कहा कि जब तक वो सक्षम रहेगा पत्नी को 15 पाउंड देता रहेगा। ये दोनों के बीच संविदा हुई। न्यायालय ने ऐसे करार को शून्य माना क्योंकि वह कब तक सक्षम रहेगा यह अनिश्चित है, तो इसे अनिश्चितता के कारण शून्य घोषित कर दिया गया। अगला केस ग्रिफिथ बनाम लिन। इस केस में क्या हुआ कि एक घोड़ा खरीदने वाला व्यक्ति था, उसने विक्रेता को वचन दिया कि अगर वो घोड़ा भाग्यशाली निकल जाएगा यानी रेस जीत जाएगा तो वह विक्रेता को 5 पाउंड और देगा। यहाँ घोड़े का रेस जीतना या भाग्यशाली होना अनसर्टेन है, अनिश्चित है, इसलिए किया गया करार शून्य होगा। इस तरह से जो प्रस्थापना है, प्रस्थापना और उसके आवश्यक तत्वों पर हमने प्रकाश डाला। आशा है आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए तथ्य
समझ में आए होंगे और आपके प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।